रिहैब्स का जन्म हिमाचल में मेरे साथ हुआ था। ये मजबूरी बन जाती है, आपका शौक तो कब का खत्म हो गया होता है कि अब और करना है। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे को किसी ने बताया कि भाई तेरा कुछ आपका बेटा पैदा हो गया मतलब? मैं उसके साथ नहीं था, मैं अपना ड्रग्स कर रहा था कहीं। मेरे को लगा यार कि अभी एक और सिरदर्दी जो है, पैसे दिए हॉस्पिटल से कि जा करके कुछ सामान लेके आना है घर से, और तो मैं वो पैसे लेकर अपने पैडलर के पास चले गया। इतनी इमोशनल बैंकरप्सी थी ना, इतने सेल्फ सेंटर्ड थे। एक बार मेरा पैडलर ऊपर खड़ा हुआ था, मेरा बेटा मेरी गोद में ही था, तो वो बोलता ऊपर आ जा, तो इनफैक्ट मैंने अपने बेटे को ऊपर फेंक दिया अपने पैडलर के पास, उसको 10 फुट हवा में उछाल दिया। ये तो भगवान की कृपा थी कि उसने उसको पकड़ लिया। उस दिन मैं पी रहा था और रो रहा था, मैं बोल रहा था भगवान या छुड़ा दे या उठा दे, दो में से एक काम कर, इसको छोड़ करके शराब पीना शुरू कर ले। वो और भी खतरनाक था, मोर डेडली देन ड्रग्स। कितना डिफिकल्ट है इससे बाहर निकलना। फिर वो फैमिली में पता चला तो उस दिन पूरा प्लान बनाया था, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, शीशे टूट गए, इनोवा में डाला और मेरे को दिल्ली लेके गए। मैं तब भी यही चिल्ला रहा था कि आप लोग गलत हो, मैं एक एडिक्ट नहीं हूँ और मैं घर आकर के आप सबको वापस आकर के बताऊंगा। उस दिन फिर मैं जाते जाते अपने भाई बोल रहा था कि चल माल तो दिलवा दो, तो जाते हुए जब मैं नेक्स्ट डे सुबह उठा तो वो एक अंधेरा कमरा था बिल्कुल। मेरे को हल्की सी स्मेल आ रही थी किसी चीज की। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी आदमी के पाँव में कीड़े चलते हुए देखे थे। एडिक्ट्स थे सारे, काफी एल्कोहलिक्स थे, जेब कतरे थे बड़े, एक इनकम टैक्स कमिश्नर था, किसी मिनिस्टर का बेटा था, कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई सरदार था, कोई क्रिश्चियन था, तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उस छत के नीचे एक बराबर थे। कोई रिलीजन नहीं कर सकता आपको इन नशों से। चौथा दिन था मेरा रिहैब के अंदर और मैंने नशा जो है रिहैब के अंदर पहुंचा दिया। मेडिसिन तो पूरी दुनिया में नहीं बनी है कि आप किसी नशा मुक्ति के अंदर में जाओ और वो खिला दे और आप ठीक हो जाओ। सेकंड पार्ट में हम कोशिश करेंगे आपको ये दिखाएं क्या होता है जब कोई एडिक्ट एक डी एडिक्शन सेंटर में जाता है, उसके दिमाग में क्या चलता है, और पता करेंगे कि रिकवरी और ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसे है। क्या कोई गुरु मंत्र है? मेरे को लगा यार ये तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। मतलब दिस फॉर्मूला कैन वर्क फॉर मी। वेलकम टू द जॉडकास्ट। आई थिंक जो आप अभी कर रहे हैं और जिससे आप जिस गहरे खाई से आप निकल के आए हैं, आई एम जस्ट अमेज्ड कि आप किन गहराइयों से निकलकर किन ऊंचाइयों तक आज पहुंचे हैं। तो अब थोड़ा उस तरफ चलते हैं। तो डी एडिक्शन हुई कैसे? ये रियलाइजेशन आपकी खुद की थी, फैमिली की थी, फोर्स थी, क्या था? इट वॉज फोर्स्ड। क्योंकि मैं तो कभी छोड़ना चाहता नहीं ना था। आई एम श्योर ये तो हुआ ही होगा कि पहले देव देवती के पास तो लेके गई होंगे कि ठीक कर दे भगवान। वो तो बहुत देवी देवताओं के पास, हिमाचल में तो ये पॉसिबल ही नहीं है इसके बिना। बहुत चक्कर लगे जी। और हाँ बिल्कुल, देवी देवताओं के चक्कर लगाए, सब जगह गए, गुरुद्वारों में गए, देवी देवताओं के पास गए, पीर बाबा के पास गए। जी जी जी। तो वो तो सब किया, वो सब फाइनली ये हुआ कैसे? रियलाइज तो बहुत पहले कर लिया था पर एक्सेप्ट नहीं किया था। रियलाइज तभी करते थे जब माल पिया हो, जब यू आर नॉट इन अ प्रॉब्लम। लेकिन जब सिकनेस में होते थे तो वो रियलाइजेशन जो है पूरा खत्म हो जाता था। उस टाइम सिर्फ एक ही फोकस होता था, व्हाट्स नेक्स्ट, कहाँ से मिलेगा। थोड़ा मैं इसे अगर और समझूं तो आप ये कहने से कोई ज्यादा शराब अगर पी लेता है तो आप एक सिनेरियो में पहुंच जाते हो जहां पे वो सिस्टम उसको रिजेक्ट करता है। हाँ, तो ये इसमें उल्टा है। आप कह रहे हैं कि जब आप छोड़ दोगे तो आप उस सिनेरियो में पहुंचोगे कि भगवान कहीं से पिलवा दो। हाँ बिल्कुल। इज दैट राइट वे टू पुट इट? तो इसमें क्योंकि शारीरिक तकलीफ बहुत ज्यादा है ना, जैसे मैंने आपको बोला, छोड़ने की, क्योंकि कोई भी एडिक्ट आई थिंक मेरे ख्याल से इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, लेकिन वो फंस चुका होता है और वो सिकनेस से बाहर निकलने के लिए जो है फिर एक टाइम आ जाता है व्हेन ये जब आपका नीड बन जाती है, आपका शौक नहीं रह जाता है। ये मजबूरी बन जाती है। आपका शौक तो कब का खत्म हो गया होता है कि अब और करना है, वो सारी जो है वो खत्म हो चुकी होती है। अब सिर्फ शरीर को चलाने के लिए आपको फ्यूल डालना है। इट्स एग्जैक्टली लाइक अ कार, चाहे जितने मर्जी बड़ी ब्रांड की हो, जब तक तेल नहीं पड़ेगा वो नहीं चलेगी।
जरूरत बन जाती है वो आपकी बट जरूरत दैट इज बन ट्रू। जाती कोई भी और एडिक्शन का अगर हम सोचें, आप स्मोकिंग का भी अगर एडिक्शन का सोचें, हाँ तो बिल्कुल मतलब इट इज दिस वन बेसिक थिंग इज डेफिनेटली आई थिंक सिमिलर है ना बाकी के हाँ टाइप के एडिक्शंस के लिए भी। स्मोकिंग वगैरह में शारीरिक तकलीफ बड़े कम उस पे है, इसमें शारीरिक तकलीफ जो है वो बहुत बहुत हाई ज्यादा है। लेवल की है। जी जी जी। सो ये आपने नहीं डिसाइड किया, आपकी फैमिली ने डिसाइड किया? तो ये डिसाइड उन्होंने किया, मैं तो सिर्फ डिसीजन ये लेता था कि कंट्रोल में कैसे पीऊं, है ना। मैंने तो सोचा कि इसको छोड़ करके शराब पीना शुरू कर लेते हैं, तो सोशली एक्सेप्टेड है। स्पेशली कुल्लू और इन सब एरियाज हाँ में। यहाँ तो सोशली एक्सेप्टेड है वही कि शराब ही तो पी रहे, क्या है उसमें। लेकिन जब शराब भी पीना शुरू की, क्योंकि शराब मेरा कभी चॉइस नहीं रहा था, मैंने मजबूरी में पीना शुरू की थी। एक दिन मेरे पास मेरा स्टफ नहीं था और वो मैं बहुत सिकनेस में था, तो सामने ठेका ही दिखा मेरे को, तो मैंने वो पूरी उस दिन शराब की बोतल पी थी वहां से लेके। लेकिन वो मेरा इंट्रोडक्शन था शराब के साथ, और वो और भी खतरनाक था मेरे मतलब? को। ओवर द टाइम ये लगा कि शराब इज मोर डेडली देन ड्रग्स, क्योंकि शराब की सिकनेस भी बहुत जबरदस्त थी। और फिर मैं तो शराब भी पीने लगा और नशा भी करने लगा। जब भी शराब पीता मतलब था तो आपने- मैं वापस अपनी चॉइस ऑफ ड्रग पे जाता ही था। मतलब एक को छोड़ने के लिए कुछ आपने एक दूसरे दूसरा का भी हाथ शुरू- हाँ, पकड़ने की पकड़- कोशिश की, और वो भी शुरू हो गया और सर, आप दोनों को साथ लेके चल रहे दोनों को साथ लेकर के चल पड़े। थे। और शराब का मैंने देखा कि वो उसका ढक्कन नहीं बंद होता था मेरे से। तो एक बार बोतल खुल गई है तो वो ढक्कन नहीं बंद होता। आई थिंक वो एडिक्शन की ही प्रॉब्लम थी, एडिक्टिव पर्सनैलिटी थे तो वो वैसे ही था। बट ओवर द टाइम अब मैंने रियलाइज किया कि शराब वाले ज़्यादा बुरी मौत मरते रग एडिक्ट से। ये तो खैर 20 साल के बाद का रियलाइजेशन है, जो मेरा स्टडी था और जो मैं देख रहा हूँ। बट हाँ, शराब वॉज इक्वली, या मैं बोलूँ मच मोर खतरनाक, अब्यूजिंग एनीथिंग, अब्यूजिव देन ड्रग्स। तो वो भी था एक चक्कर। तो वही था कि अपने आप से तो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, कंट्रोल करना चाह रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मेरा ही एक फ्रेंड था जिसको फिर वो रिहैब से ठीक हुआ था और बड़ा अच्छा चल रहा था, तो घर वालों को मैसेज मिला हुआ था। और इन बिटवीन बस वो उस दिन तैयारी रखी होगी घर वालों ने, क्योंकि घर वालों को तो अभी तो हम सुल्फे की बात कर रहे थे कि उनको वहां तक पता था, उसके आगे का नहीं पता था। हाँ, तो उसके आगे का उनको वो पता लग गया था अच्छा, थोड़ा कि ये इसमें पड़ चुका है, लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये होता क्या चीज है। ये कि पकड़े कैसे गए आप? ये फर्स्ट टाइम तो मैं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर ड्रग्स बट स्पेसिफिकली हीरोइन के लिए। वो तो ऐसे तो मेरे को भी याद नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से मेरे कजन ने पकड़ा था मेरे को उसी के घर में। फिर उन्होंने घर में बात की थी तो पता चल गया था। और फिर जब मेरे को एक बार मेरी चाची ने पकड़ा या उनके हाथ, तो मैं वो पूरी पुड़िया में खा गया था। मेरे को अभी तक याद है, वो पूरी पुड़िया आप निकल गए? पूरी पुड़िया में खा गया था उस टाइम, मेरे को अभी तक याद है वो सीन। और ऐसे बहुत बार दिमाग चलता था। एक बार और पकड़ ली थी तो वो मंदिर में रखी थी कि भाई भगवान की कसम खा, अब तू नहीं छोड़ेगा। तो क्योंकि वो बिल्कुल हॉर्लिक्स की उसकी बॉर्नविटा की तरह दिखता था उस टाइम, वो ब्राउन शुगर को उससे स्विच कर दिया था अपनी पुड़िया को, क्योंकि घर वाले तो इनोसेंट, उनको पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते थे। एक बार मैं बिजली महादेव गया हुआ था, मैं शिव जी के पास, मतलब छोड़ दी मैंने भाई, अब तो शिव मंदिर है ऊपर बिजली महादेव हमारा। मैं वहीं पे शिव जी के मंदिर के बाहर ही अपना सारा स्टफ दबा करके आ गया। मैं बस ये लास्ट शिवरात्रि है, मैं इसके बाद अब जो है अब नशा नहीं करेंगे। वो रात को मैं घर पहुंचा और रात को वो सिकनेस शुरू हो गई। मैं उस दिन नंगे पैर अपने घर से चला हूँ, घर से भाग के बिजली महादेव पहुंचा, रात को माल निकाला, ऊपर पिया, तो जा करके शांति पड़ी। आई कैन जस्ट इमेजिन कि कितना हाँ। डिफिकल्ट है इससे बाहर निकलना। इससे आप yes, अखाड़ा बाजार से उस वक्त तो आधे रास्ते तक भी शायद गाड़ियां नहीं जाती थी, नहीं जाती थी। आप पैदल गए? मैं पैदल गया
गाड़ी जाती थी आगे रास्ते से, पर मैं गाड़ी ले नहीं जा सकता था, तो मैं पूरा ऊपर पैदल गया। आपने पूरा ट्रैक किया, 9 पूरा ट्रैक किया किलोमीटर के मैंने, लगभग का पूरा वो ट्रैक ट्रैक है। किया ऊपर तक वो, और ऊपर जा करके तो ऐसे मैंने बहुत वॉक्स किए इसके पीछे। एक बार मैं फरीदाबाद से दिल्ली पहुंचा हूँ पैदल ऐसे। अच्छा, आप फरीदाबाद में भी थे? हाँ, फरीदाबाद हम अपने किसी कजन की शादी में थे, तो वहाँ मेरा स्टफ खत्म हो गया था, तो मैंने अपने दिल्ली किसी दोस्त को फ़ोन किया, बोलता हाँ पड़ा हुआ है, आ जा यूनिवर्सिटी में आ जा। तो मैं फरीदाबाद से चलना शुरू किया पैदल, कितने किलोमीटर पैदल चला, फिर साइकिल, ऑटो, कैसे कैसे करके वहाँ तक पहुँच। तो ये ड्राइव इतनी ज़बरदस्त होती थी कि आपको कोई भी रास्ता बड़ा या छोटा हो या ऊंचा नीचा नहीं दिखता है तब आपका एक ही टारगेट होता है, वेयर योर ड्रग इज। जस्ट नीड इट, यू जस्ट नीड इट, यू जस्ट नीड टू डू इट। सो फैमिली ने डिसाइड किया ये सब पकड़े जाने के बाद कि आप फैमिली ने डिसाइड किया, फिर मैं अपना बेटा मेरा हो चुका था पैदा, और वो मेरे को जब हॉस्पिटल में जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे को किसी ने बताया कि भाई तेरा यू शुड गो टू हॉस्पिटल। तो मैं हॉस्पिटल गया था, और फिर वहाँ पे वही हुआ कि बोला किसी ने कुछ बताया आपका बेटा पैदा हो गया मतलब? हाँ, मेरे को किसी ने बताया कि तेरी वाइफ को तो ले गए हैं अच्छा, हॉस्पिटल, बिकॉज़ शी वाज आप प्रेग्नेंट। उनके साथ नहीं थे? नहीं, मैं उनके साथ नहीं था, मैं उसके साथ नहीं था, मैं अपना ड्रग्स कर रहा था कहीं पे। तो किसी ने बताया कि भाई वो हॉस्पिटल ले गए, तो मेरे को लगा यार कि अब ये एक और सिरदर्दी जो है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। तो वही था, और वहाँ से मेरे को पैसे दिए हॉस्पिटल से कि जा करके कुछ सामान लेके आना है घर से, और तो मैं वो पैसे लेकर के इनफैक्ट मैं अपने घर की बजाय मैं अपने पैडलर के पास चले गया, और उससे माल वहाँ पे खरीदा और पीता रहा, और रात के 3 बज गए, 6 घंटे कैसे निकल गए। मतलब मेरा बच्चा पैदा हुआ है, और मैं बोला आज तो अब पार्टी बनती है। मैं उनको अपने आप को आपने अपने ट्रीट बेटे कर, को देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, देखा भी नहीं है तब नहीं तक? देखा भी अच्छा, नहीं। मैं तो अपने आप परीक्षित के को, पैदा होने के दिन पे भी आप यही कर रहे थे? हाँ, अपने बेटे के पैदा होने के दिन तो मैं अपने आप को ट्रीट कर रहा था, आप पार्टी मना रहे थे? पार्टी मना रहा था मैं उस चीज को। तो ये इतनी इमोशनल बैंकरप्सी थी, है ना, इतने सेल्फ सेंटर्ड थे। और एक बार मेरा पैडलर ऊपर खड़ा हुआ था, मेरा बेटा मेरी गोद में ही था, तो वो बोलता ऊपर आ जा। तो इनफैक्ट मैंने अपने बेटे को ऊपर फेंक दिया अपने पैडलर के पास। ऊपर माने? ये तो जो वो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा था, तो मैंने उसको 10 फुट हवा में उछाल दिया। ये तो भगवान की कृपा थी कि उसने उसको पकड़ लिया। उस दिन मेरा फर्स्ट वो था कि बेटा मेरा गोद में था, एंड आई वॉज डूइंग माई स्टफ, और मेरे को ये भी लग रहा था कि यार कि इसके ऊपर वो गरम गरम ना गिर जाए। उस दिन मैं पी रहा था और रो रहा था, मैं बोल रहा था भगवान या छुड़ा दे या उठा दे, दो में से एक काम कर, क्योंकि वो हाइट देख चुके थे। लेकिन वही था कि जब तक पी रहे तभी तक सोचते थे, जब ये चीज नहीं होती थी तो सिर्फ एक ही चीज होती थी कि कहाँ पे मिलेगा। वो अपने कंट्रोल से बाहर था हर कुछ, अनकंट्रोलेबल नशा है, अनकंट्रोलेबल था ये। तो या वी वर गोइंग थ्रू दैट। फिर वो फैमिली में पता चला, फिर मेरा फ्रेंड ठीक हुआ था, तो उस दिन पूरा प्लान बनाया था, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, शीशे टूट गए, सब कुछ हुआ, एंड फिर फाइनली दे पिक मी अप, इनोवा में डाला और मेरे को दिल्ली लेके गए। मैं तब भी यही चिल्ला रहा था कि आप लोग गलत हो, मैं एक एडिक्ट नहीं हूँ, और मैं घर आकर के आप सबको वापस आकर के बताऊंगा तमाशा। तो एक्सेप्टेंस कहीं पे भी नहीं थी। और उस दिन फिर मैं जाते जाते अपने भाई को बोल रहा था कि चल अब तो ले ही जा रहे, तो कम से कम थोड़ा माल तो दिलवा दो। तो जाते हुए तो फिर ही वेंट ऑल द वे टू माय पैडलर, उसको रिक्वेस्ट किया यार कि, जबकि वो प्रोफेसर थे कुल्लू कॉलेज में उस टाइम, तो पर वो गए, लेके आए, और मैं फिर पीते हुए, क्योंकि मेरे को शांत करके ले जाना था, तो एक ही तरीका था वो पिलाने का। और वैसे करते करते फिर रिहैब तक आ गए। फिर वो 13 ये रिहैब था दिल्ली? ये था दिल्ली में, उस टाइम हिमाचल में रिहैब्स नहीं होते थे जी। ये दिन था 13 फरवरी 2007, 12 फरवरी 2007 को मेरे को उठा के लेके गए थे। मतलब आपको डिक्की में लिटरली घुसा के फिर आगे बिठा दिया था। फिर जब मेरे को माल मूल दे दिया, फिर तो मैं शांत हो गया था। और आपको ड्रग्स पिला करके ही डी एडिक्शन सेंटर लेके जाए? डी एडिक्शन सेंटर ले गए थे।
डी एडिक्शन सेंटर में भी जाने से पहले उन्होंने भी पूछा कि अभी तो कोई कसर तो नहीं है, मैं अभी भी है जी। तो वहां पे भी बैठ के मैंने और नशा किया। फिर जब बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया तो फिर उन्होंने उठा कर मेरे को जो है रिहैब के अंदर डाल दिया। मतलब आप कन्विंस्ड तो नहीं थे जाने के लिए, मैं बिल्कुल भी उस convinced माइंडसेट में। नहीं। तो थोड़ी देर के लिए ये नया सवेरा रिहैब में जाते हैं या किसी भी रिहैब को मान लीजिए, जो लोग फाइट करते हैं ऐसे एडिक्शन से, एक रिहैब सेंटर में उनके लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल होती क्या है? होता कैसे है, चलता कैसे है रिहैब सेंटर? तो मेरे को तो जिस दिन रिहैब ले गए, जैसे इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स आते हैं, चाहे वो एल्कोहलिक हो तो वो शराब पी के आएगा, अगर ड्रग एडिक्ट है तो उसको पिला के लाते हैं बेसिकली। कईयों को उठा के भी लाते हैं जबरदस्ती। तो जैसे मेरे को ले गए थे, पर मेरे केस में दे दिया था। तो जब मैं नेक्स्ट डे सुबह उठा तो वो एक अंधेरा कमरा था, बिल्कुल डिटॉक्स रूम जिसको बोला जाता है, केयरिंग रूम जाते ही एंट्री पे, जहाँ पे बेसिकली जो फर्स्ट सेकंड डे जो एडिक्ट्स आए होते हैं, जो नए आते हैं, उनको वहां पे रखते हैं अकेले साथ में, और जो न्यू कमर्स, न्यू पेशेंट्स होते हैं उन्हें, लाइक डॉर्मेट्री, लाइक इट वाज जमीन में बिस्तरे लगे हुए थे, और वहाँ एक छोटी खिड़की लगी थी, वहां से रोशनी आ रही थी अंदर को। तो पहले तो मेरे को समझ आया नहीं, क्योंकि रात को तो मैं नशे में था। एंड नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मैंने देखा यार ये इधर उधर, मेरे को हल्की सी स्मेल आ रही थी किसी चीज की। तो मेरे साथ एक दिल्ली का ही कोई एडिक्ट था, और उसकी टांग में ना इतना लंबा चीरा लगा हुआ था नीचे। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी आदमी के पाँव में कीड़े चलते हुए देखे थे। मैंने यार ये क्या है, बोलता है यार ये, बोल रहा मैं इंजेक्ट करता था और उससे जो है मेरे को ये हो गया। तो जो हम बात कर रहे थे कि वो सब तरफ लोग सब तरफ, उस टाइम तो अगर आप 20 साल पहले जाओ, अभी तो सिरिंजेस बहुत छोटी हो गई है, उस टाइम पहले तो बहुत बड़ी सिरिंजेस आती थी, तो वो बहुत पेनफुल भी था उस टाइम। तो इन एनी केस वो देखा मैंने, फिर बाहर चक्कर लगाया, फिर अपना दिमाग चलाने लग पड़े। मैं पूरा देखना चाहता था कि यार ये तो गलत जगह फंस गए कहीं आकर के। और वो सिकनेस शुरू हो चुकी थी, वो तलब शुरू हो चुकी थी, वो पेन, वो सब कुछ शुरू हो चुका था फिर से। और अब अगला माल कहाँ से आएगा, बस वो, अब तो रिहैब के अंदर थे, अब तो कोई ऑप्शन था नहीं। तो वही बाहर निकला, देखा दीवार देख रहा था कितनी ऊंची है, वॉशरूम में चिटकनी है कि नहीं है, दरवाजे वाला कैसे दरवाजा खोल रहा है, वो चाबी कहाँ, वो जिसको बोलते हैं ना अपना शाना दिमाग चलाना, मतलब आप भागने की प्लानिंग अपना जो श्रूड माइंड है ना, उसको चला रहा था, देख रहा था। वो तो बाद में समझ आया कि भैया रिया में मेरे जैसे ही सारे, वहां तो सारे एक से एक आए हुए हैं, तो उनका तो काम ही ये है। खैर वो बोलते कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू, वो किस स्टेज से निकल रहे हैं। तो पहले 2-3 दिन आप इस सिंगल कमरे में, एक तरह से जेल की तरह कमरा, जहाँ पे लोग बस आकर एक एंट्री पे हैं, एक एंट्री पे वॉशरूम है, और वो अंधेरा, और लोग एक कॉमन कमरे में बैठे हुए हैं, अंधेरे कोठरी में। और वहाँ पे बड़े अच्छे पोस्टर्स लगे हुए थे, बड़ी अच्छी लाइनें लिखी थी, दिस टू शैल पास, ये समय भी बीत जाएगा, स्टिक टू द विनर, जस्ट फॉर टुडे, तो स्लोगन्स लगे हुए थे। मैं देख रहा था, मैंने पता नहीं क्या है यार ये। उसके बाद फिर बाहर निकले तो कुछ टाइम पहले मेरे को कहीं ना कहीं ये सिक्स सेंस ने मेरी बोल दिया था कि अब जो है कुछ ना कुछ कांड होने वाला है। तो मैंने एक कुल्लू में जैकेट रखी थी, जिसमें है ना मैं पहले ही अपना स्टफ छुपा के आया था। वो एक एडिक्ट का दिमाग ऐसे चलता है, मतलब आप कि मैं भाग के आ सकता हूँ कहीं, मुझे कहीं और सामान मिल जाए। तो उस जैकेट के अंदर मैं छुपा के आया था पहले ही, और उसको बड़े अच्छे से मैंने टेलर से सिलवा के हर चीज करवा। और वो समहाउ मैंने जैकेट 4th डे जब मेरे को पूछा कि ठंड, और क्योंकि ठंड के दिन थे, मैंने वो जैकेट मेरे को चाहिए जी, कपड़े चाहिए। मेरे को पता था वो जैकेट आएगी क्योंकि एक ही होती थी। और वो 4था दिन था मेरा रिहैब के अंदर, और मैंने नशा जो है रिहैब के अंदर पहुंचा दिया। अब वो जैकेट को अपने कुल्लू से दिल्ली पहुंचवा लिया मैंने, और वो जो है अंदर आ गई वो जैकेट।
और वो चेकिंग में वो पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो बहुत ही सुपर स्मार्टली वो चीज छुपाई गई थी। ऐसा होता नहीं है रिया में कि कोई चीज अंदर पहुंच जाए, बट समहाउ वो आपने चीज जो है, चकमा दे दिया। हाँ समहाउ वो चकमा हो गया उनको और वो अंदर पहुंच गई वो। और वो साथ में लड़का था, मैला भाई माल आ गया। लेकिन उस 4 दिन में रिहैब में ऐसा क्या चमत्कार हुआ था मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था उसके लिए। लेकिन मैं कुछ चीजों को सुन रहा था, देख रहा था, समझ रहा था, समझ भी नहीं रहा था अभी तो, वैसी कुछ चीज लाइफ में Awareness काम एक- कर रही थी, है ना। और वो बोलता आ गया मेला, चल। बोला अब मेला पिएंगे और क्या। और बस वो ईश्वर की ऐसी कृपा होनी थी कि एक हमारे काउंसलर थे अरविंद जी, जी। वो मैं माल लेकर के बाहर निकला और अरविंद जी सामने से आ रहे थे। और वो बड़ी पॉजिटिव सी पर्सनैलिटी थे शुरू से, बड़े, है ना। अभी तक मैं मिला नहीं था उनको, मैंने देख बोला ये अरविंद जी है। मैं अच्छा। और पता नहीं मेरे कदम क्यों मुड़ गए और मैं अरविंद जी के हाथ में गया और मैंने उनके हाथ में वो माल दे दिया। मैला जी ये माल, वो उनके खुद के पसीने निकल गए देख करके, क्योंकि वो भी स्मैक एडिक्ट रहे हुए अपने टाइम पे, किसी टाइम पे के एडिक्ट रहे हुए। वो बोलते यार ये क्या, पर वो उन्होंने बोल दिया कि यार अब तूने सरेंडर कर दिया तो शायद, वो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अब तू निकल जाएगा। और वो खैर उनको तो सजा मिली, जो उनको चेकिंग करने का, जिनको उनको तो पनिशमेंट्स काफी स्ट्रिक्ट होती थी उस टाइम रिहैब्स में, उनको वो पनिशमेंट मिली। और रिहैब में ऐसे एक एक दिन करते 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 टाइम जो है निकलता जा रहा था। तो सेशंस बड़े अच्छे थे रिहैब में, अंदर माहौल अच्छा था, छोटा था बहुत, और एडिक्ट्स थे सारे, काफी एल्कोहलिक्स थे, कुछ जेब कतरे थे बड़े। एक इनकम टैक्स कमिश्नर था, किसी मिनिस्टर का बेटा था, कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई सरदार था, कोई क्रिश्चियन था। तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उस छत के नीचे एक बराबर थे। कोई रिलीजन religion कर नहीं, सकता हाँ। आपको इन नशों से। कोई रिलीजन मेरे को पहली बार लगा, मैं एक ही चीज है यार जो रिलीजन से ऊपर है, वो है नशा। और क्योंकि सबकी सिकनेस सेम है, जी जी। चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे वो इनकम टैक्स कमिश्नर हो। इससे पहले कभी आपने कोई रिहैब ट्राई नहीं किया था? इससे पहले मैंने रिहैब नहीं ट्राई किया था, लेकिन एक हॉस्पिटल ट्राई किया था जलंधर में। वहां पे मेरे पिताजी ले गए थे मेरे को, और उस हॉस्पिटल में लिखा था, अभी भी याद है मेरे को, 1 महीने का इलाज, 1 हफ्ते का इलाज और 1 दिन 24 घंटे का इलाज। वो काफी एक्सपेंसिव था, और वो इलाज, वो 24 घंटे वाला, तो घर वाले तो हमेशा बेस्ट ही चाहते, तो उन्होंने बोला यार ये 24 घंटे वाला ही जो है करते। तो उन्होंने, कुछ डॉक्टर्स ने मेरे को पहले तो इंजेक्शंस दिए, उससे मैं बेहोश नहीं हुआ। फिर कुछ करके उन्होंने बेहोश किया मेरे को याद नहीं है। लेकिन फिर जब मैं अगले दिन उठा तो गले में बड़ी दर्द हो रही थी, कुछ एंडोस्कोपी के भगवान जाने क्या गया। वो सामने एक छोटी सी पोल लटकाई थी, प्लास्टिक की थैली, उसमें कुछ ब्राउन ब्राउन था। तो वो डॉक्टर आया मेरे पास, मैला जी ये क्या, बोलता अब तो आपके शरीर से सारी हीरोइन और स्मैक हमने निकाल दी, ये देखो सामने इसमें, अब आप बिल्कुल ठीक हो, अब आप जा सकते हो। उन्होंने कुछ दवाइयां दी, एडनॉक की दवाई देते थे, वो एडनॉक दिया मेरे को, बोला जाओ कुल्लू। मैं भी खुश, मैला वाह यार, मैला छुटकारा मिल गया 24 घंटे। वो एक बड़ा, तो मैं कुल्लू वापिस आया और घर वाले भी सारे खुश की जी ठीक हो गया। फिर मैंने जी बाजार जाता हूँ, मैं वापिस अपने उन दोस्तों के पास पहुंचा जो पीते थे, और मैं उनको भाषण दे रहा था। मैंने यार तुम ये क्या गंदे काम कर रहे हो, मैंने तो ठीक नहीं होती चीजें, देखो मैं तो ठीक हो गया। और कब ये बोलते बोलते 5 मिनट में मैं उनके साथ बैठ के पी रहा था, ये मेरे को ही नहीं पता चला। छोड़ना इजी होता है, पर नशे को छोड़े रखना मुश्किल है। तभी बोलते हैं नशा छोड़ना आसान, छोड़े रखना मुश्किल। सारी गेम ही छोड़े रखने की है। इट इज जस्ट नॉट अबाउट एडिक्शन, इट इज अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। आप कुछ भी करते हो, उसको लंबा कैसे चलाना है वो मैटर करता है सारा। कंसिस्टेंसी जो है
वो और जगह नहीं, वो इस रिया में सीखने को मिली मेरे को। तो रिया में फिर वो चलता रहा, हमारा प्रोग्राम योगा होता था, एक नित नियम था, सुबह की रूटीन थी, सुबह टाइम से 6 बजे उठना है, अपना बिस्तरा फोल्ड करना है। नया सवेरा में सवेरा था उस टाइम, नया सवेरा अच्छा, के नाम सवेरा से, नाम सिर्फ था। सवेरा के नाम से था। और ये अरविंद जी, सुरेश जी और पृथ्वी जी, 3 काउंसलर्स थे, बहुत जबरदस्त टीम थी। और वो रिहैब्स के अंदर चलता रहा। खाने को बहुत बेसिक, सिर्फ पानी मिलता था, सोच लो पानी के नीचे नमक और थोड़ी सी हल्दी और वो डाल के। चपातियां गिनती की मिलती थी, लिखानी पड़ती थी। पर ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया रिहैब में, शक्ल थोड़ी अच्छी होती गई, भूख खुलती गई। और वो सारी चीजें, जब लोग बैठते थे आपस में बात करते थे, तो कुछ एक लोगों से बहुत ज्यादा रिलेट करने लग पड़ा। मैं लगा यार ये, क्योंकि हर एडिक्ट की स्टोरी सेम होती है, लेकिन आज दिन तक किसी के साथ बैठे नहीं थे ऐसे जी कभी। जी ऐसी एक लड़का था विष्णु, जब वो शेयर करता था, मैं लगा यार इसकी स्टोरी तो बिल्कुल मेरी तरह है। मेरे साले इसने भी वही काम किए जो मैं इसको, जो मेरे को लगता था ये स्टोरी तो कहीं इसको मेरी इसने सुनी तो नहीं किसी से, और ये अच्छा। साला अंदर सेम बोलता है। और उसके 9 ट्रीटमेंट हो चुके थे पहले, वो 9 बार रिहैब जा चुका था। दिस वाज हिज 10th ट्रीटमेंट। वो अर्ली 90s का था और बड़ा अच्छा उसका काम था उसका, बट ही लॉस्ट एवरीथिंग टू ड्रग्स। यानी कि पूरी तबाही जो मचाई थी ना लाजपत राय में, उसका नाम था चांदनी चौक में, और दुबई तक ऑफिसेस थे, तो सब खत्म करके आ चुका था वो बंदा। पर वो स्टोरी शेयर करता था, मेरे को लगता था यार स्टोरी तो बिल्कुल सेम है, वही इसने जो मैंने किया इसने भी वही किया, इसकी वाइफ ने भी वैसे ही झेला है। मेरी वाइफ को तो जब वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तो पता चला था कि मैं एक एडिक्ट हूँ, वो ट्रॉमा में उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग वो लगा था झटका। तो जब वो शेयर करता था मैं यार, तो वहां पे रिलेट करने लग पड़े हम, और वो रिलेशन जो है, जो आइडेंटिफिकेशन मेरे को मिलने लगी दूसरों से, उससे मैं हल्का सा पॉजिटिव होता था दिन में, फिर बाद में फिर नेगेटिव हो जाते थे कि यार पीना था, करना था, भागना था, ये सारी चीजें दिमाग में चलती रहती थी। चौथे ही दिन तक आप सरेंडर करने की सिचुएशन में आ चुके थे। वो क्यों किया मेरे को आज दिन तक नहीं पता है उस चीज का आंसर। डू यू बिलीव कि वहां पे कोई डिवाइन इंटरवेंशन थी जिसने आपको ये कुछ तो हायर रोका? पावर थी जिसने मेरी लाइफ में काम किया उस टाइम, और मैंने वो एक्शन किया। अगर उस दिन मैं वो एक्शन नहीं करता तो शायद मैं जिंदगी में कभी ठीक भी नहीं हो पाता। तो वो जब एक्शन किया तो इट वर्कड इन माय लाइफ, और फिर ऐसे ही लोगों से रिलेट किया, चीजें समझ आने लग पड़ी। तो जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ऐसे बाहर से रिकवरिंग एडिक्ट्स आते थे, वो शेयर करते थे अंदर आकर के, तो मेरे को लगता था ये बाहर 200-400 रुपए देते हैं और इनको बोलते हैं कि अंदर जा करके भैया तूने ये कहानी सुनानी है। वही था सारा का मतलब जैसे आप आजकल आई एम श्योर आप ऐसे कुछ टॉक्स देते होंगे। बिल्कुल, तो ऐसे ही रिहैब के अंदर आते थे जो तो आपको लगता था 500 रुपए लेके आ गया, 200-300 रुपए बाहर देते होंगे, मैं अंदर आगे भाषण देते, हमको आधा 1 घंटा और चले जाते। पर ऐसे ही बोलते बोलते ना, वहां पे एक कोई आया था एडिक्ट, और उसने वो एल्कोहलिक था, वो उसने शेयर किया कि वो ना 1 दिन के हिसाब से ठीक हुआ, जस्ट फॉर टुडे। और वो स्लोगन जब मैं शुरू में आया तो वही पहला स्लोगन था जो मैंने पढ़ा था, जस्ट फॉर टुडे, और दिस टू शैल पास, की ये समय भी बीत जाएगा। उसने बोला कि मैंने 1 दिन के हिसाब से नशा छोड़ा, और बैठे बैठे बाकी तो मेरे को कुछ नहीं समझ आया उसका, लेकिन ये बात मैंने पकड़ ली। सॉरी, 1 दिन के हिसाब से मतलब कि जस्ट फॉर टुडे जो नशा छोड़ना जो है, हाँ। इट्स आपको लंबा नहीं सोचना है, आपको सिर्फ आज के लिए छोड़ना है। आप उसको ब्रेक कर रहे हो हैबिट को, हैबिट बस को आज मुझे नहीं करना बस है, आज के दिन मेरे को नहीं करना है, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मेरे को आज के दिन नशा नहीं करना है। मेरे को लगा यार ये तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, मतलब दिस फॉर्मूला कैन वर्क फॉर मी। क्योंकि अंदर जब रिहैब में थे ना, तो सिर्फ चेंज ऑफ ड्रग था, वहां पे नशा नहीं था, हीरोइन और बाकी नशे नहीं थे, लेकिन वहां बीड़ी और खैनी मिलती थी। और अच्छा, वो देते थे आपको? हाँ, वो दिन में 5 मिलती थी, अच्छा, टाइम के हिसाब से मिलती थी। पर वहां पे सिर्फ वो चेंज ऑफ ड्रग था, लेकिन एटीट्यूड और बिहेवियर वही सेम था। क्योंकि बाहर जो मैं हीरोइन के लिए दिमाग घुमाता था, उसमें अंदर वो बीड़ी और सिगरेट, बीड़ी और खैनी के लिए वो दिमाग घुमा रहा था। और कैसे मिलेगा? और कैसे मिलेगा? इट इज अ डिजीज ऑफ मोर,
मोर एंड मोर की बीमारी है ना ये। तो फिर मैंने बीच में रियलाइज किया यार मेरा सिर्फ अंदर आकर के सिर्फ वो चीज चेंज हुई, मेरा बाकी तो वही है, दिमाग वैसे ही चला रहे सारा कि आज 5 बीड़ियां पिए, छठी कैसे पी ले एक एक्स्ट्रा, और बीड़ी के साथ खैनी भी कैसे खा लूं क्योंकि एक ही चीज मिलती थी। अच्छा अच्छा, 5 में चॉइस है मतलब आपके पास। हाँ, तो खैनी कैसे भी साथ में खा। तो वहां पे भी वही मैन्युपुलेशन जो बार करते थे कि किसी खैनी वाले से डील कर ली, किसी बीड़ी वाले को पकड़ लिया, कोई टोटा उठा के रख लिया। तो बाद में ये भी समझ आया कि एडिक्शन इज अ प्रॉब्लम ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर, है ना, ये हमारे स्वभाव की प्रॉब्लम है ये। और अंदर जब वो शेयर करके निकला उस दिन जस्ट फॉर टुडे वाला वो बंदा बाहर गया, तो मैं यार मेरे को ये सिगरेट बीड़ी निकोटीन फ्री होना है, मैं ये इसके ऊपर ट्राई करते हैं, जस्ट फॉर टुडे काम करता है कि क्योंकि हर चीज को एक्सपेरिमेंट करने की आदत थी, है ना। तो वो प्रिंसिपल ऑफ जस्ट फॉर टुडे आपने पहले निकोटीन पे ट्राई किया क्योंकि अंदर और तो कुछ था नहीं, अंदर सबसे ज्यादा दिमाग उसी के लिए चल रहा था, और अवेलेबल भी था वो, और अवेलेबल भी था। गेन जैसे बार हमारा दूसरा नशा या शराब अवेलेबल होती है, कोई और नशा अवेलेबल। तो जस्ट फॉर टुडे मेरे को, तो मैंने उस दिन क्लासरूम में जब बैठे होते सारे, तो मैंने खड़े होके जी वो मीटिंग होती है, सारे वो पूछते काउंसलर्स की किसी का कोई क्या फीलिंग्स है, कैसे आप क्या? तो मैं जी मैं निकोटीन फ्री हो रहा हूँ आज से, मैंने वो अनाउंस कर दिया और जी तालियां बज गई सारी। अब वो बोल दिया निकोटीन फ्री हो रहे हैं, और वो शाम को वो क्रेविंग शुरू हो गई फिर से खाने के बाद कि बीड़ी पीनी थी यार, खैनी खानी थी। अब बोल भी दिया साला जस्ट फॉर टुडे, और प्रोग्राम में और चीजें भी सिखा रहे थे कि शेयर करो, दूसरे की बात सुनो, अपना दिमाग मत चलाओ। और मैंने अपनी बीड़ी छुपा के रखी थी अपने बैग के नीचे। मैं पहुंच गया वहां पे, मैं यार छोड़े जस्ट फॉर टुडे सब। और जैसे ही मैं वो निकाल रहा था तो मेरे साथ वो खड़ा होता, बोलता है क्या कर रहा है, एक और मेंबर था, विष्णु ही था वो, बोलता है क्या कर रहा है। मैं यार बीड़ी पीनी थी भाई। बोला अभी तो तूने बोला यार कि तू छोड़ रहा है। हाँ। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं बोल तो दिया, पर यही तो चीज बची। ये भी बोलती पर अब तूने बोल दिया तो तू ऐसा कर, बोलता भी इसको रहने दे, यहाँ पे पी लियो, बोलता तू ऐसा कर 2 गिलास पानी पी के आ जा बाहर से। हाँ। तो हमारे प्रोग्राम में हमको समझा रहे थे कि दूसरे की सुन के चलो, अपना दिमाग मत चलाओ। तो मैं अच्छा ठीक है, और मैं बाहर गया वो पानी पीने, जब को वो हमारे वहां घड़ा होता था, गिलास होता था, आप मुंह लगा के नहीं पीते, तो जब को मैंने पानी डाला वो ऐसे करके 1 गिलास पूरा पिया, दूसरा गिलास, तब को वो थॉट ऑफ बीड़ी पीने का जो है मेरे दिमाग से वो निकल चुका था। और फिर उस वापस आया, बोलता अब मैं नहीं अभी नहीं पी। मतलब वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन है आपका कि वो दिन मेरा क्लीन निकल गया निकोटीन से। फिर शाम को खैनी भी नहीं खाई मैंने, और वो दिन मेरा फिर मेला यार ये एक दिन तो निकल गया ये बढ़िया। फिर सेकंड डे थर्ड डे वो ऐसे ही चलता रहा, जब भी पीने का मन करता था किसी से शेयर करता, वो जो बोलता था च्युइंगम खा ले, थप्पड़ मार दे, दीवार को देखते रहे, कुछ भी करते, मैंने तू एक सलाह दे दे भाई कुछ भी। एंड मैंने अपना दिमाग यूज करना बंद कर दिया बिल्कुल। दैट्स अ वेरी वेरी गुड वे। और मैं दूसरे के दिमाग से चलने लग पड़ा, क्योंकि मेरा दिमाग ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, आज के दिन भी वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक एक दिन करते हुए मैं निकोटीन फ्री भी हो गया, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग। और बस फिर वो रिहैब्स में वो चीजें चलती रही, योगा सब होता था, रोल्स डिफाइंड रोल्स देते थे अलग अलग। मेरे को लगता था पता नहीं क्यों देते यार, कभी एक चीज बना, कभी HOD बना दिया किचन का, कभी सफाई देखो, कभी घर का चीफ, पूरे फैमिली का जितने एडिक्ट्स थे उन सब के ऊपर टॉप पे बिठा दिया, कभी एकदम ही उससे हटा करके फिर आपको बर्तन धोने में लगा दिया। तो वो फीलिंग्स के साथ खेलते थे ऊपर नीचे कि फीलिंग हैंडल कितनी कर सकते हैं आज। उस टाइम तो समझ नहीं थी, क्योंकि बाद में समझ आया बाहर निकल के कि सारा चक्कर ही फीलिंग्स का है ये। और कितना कुछ सिखाया आपको सवेरा ने एंड विद डिफरेंट रोल्स, हर रोल का क्या मायने है। तो वो आपका लर्निंग ग्राउंड भी बन गया डी एडिक्शन सेंटर के साथ साथ। इट वॉज अ लर्निंग, क्योंकि डी एडिक्शन सेंटर्स है ही लर्निंग। मेडिसिन तो पूरी दुनिया में नहीं बनी है कि आप किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाओ और वो खिला दे और आप ठीक हो जाओ।
जो मेडिसिन आज की डेट में जो बाहर डॉक्टर्स दे रहे हैं वो भी ओपिएट बेस्ड है. इट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ ड्रग एडिक्शन. तो मेरे को वो लगा और अच्छा लगा मेरे को कि यार ये जो है प्रोग्राम ऐसे काम करता है. तो दिस इज कॉल्ड 12 स्टेप प्रोग्राम, 12 कदमों का प्रोग्राम. बहुत ही सुपर सॉलिड प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, किसी भगवान या किसी उसको लेकर के नहीं है. इट इज अबाउट एनी हायर पावर. और वो टाइम टाइम पे हायर पावर्स मेरी लाइफ में चेंज होती रही, जिन्होंने मेरे को रिलैप्स से बचाया जब मैं रिहैब से बाहर आया. So, how many years were you in the rehab? कितने साल आपने वहाँ मैं बिताए? 6 महीने रहा पहले रिहैब में दिल्ली में. पर उसी टाइम वो दिल्ली वाला रिहैब हिमाचल का फर्स्ट रिहैब कुल्लू में खुला था. ओके. तो वो दिल्ली वाला रिहैब कुल्लू आ गया था और मेरे को भी उसके साथ ही इन्होंने इधर ट्रांसफर कर दिया था. ये रिस्क नहीं था कि आप वहीं पर जहाँ आपको इतनी आसानी से अवेलेबिलिटी है, आप पेडलर्स को जानते हैं, हाँ, सब तो लोगों उस को टाइम मेरे जानते हैं? 5 महीने हो चुके थे और मैं काफी पॉजिटिव भी हो गया था. और काउंसलर्स को भी somehow they were quite confident, I don't know for what reasons, लेकिन वो बोलते थे कि ठीक है तू जा. तो कुल्लू में अब एक ब्रांच है नया सवेरा की. तो नया सवेरा की फर्स्ट हिमाचल का जो नशा मुक्ति था वो उधर खुला था. और मैं ही हिमाचल का पहला लड़का था जो किसी रिहैब से निकल के बाहर निकला था. तो रिहैब्स का जन्म हिमाचल में मेरे साथ हुआ था. थर्ड पार्ट में हम फैमिली का पर्सपेक्टिव जानने की भी कोशिश करेंगे. ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एक परिवार पे क्या बीतती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके फैमिली में कोई एडिक्ट है. और परिवार सपोर्ट करे तो कैसे करे, इसे बीमारी माने या कुछ और. समाज कैसे इसमें मदद कर सकता है. पंकी सूद जी ने टिफिन वैली में कितने अमेजिंग प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, जैसे प्रोजेक्ट संभव, फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, HVT फाउंडेशन एटसेट्रा. तो अगर आप भी किसी एडिक्शन से गुजर रहे हो या किसी को जानते हो जो एक एडिक्ट है और इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट सीरीज से उसे कुछ इंसाइट्स मिल सकती हैं, शेयर जरूर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है.